वंदे मातरम। आज बात करेंगे चंद्रमा की, आज बात करेंगे आपके मन की। आज ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब हमारा चंद्रमा खराब होता है या अच्छा होता है तो हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं, किसी भी सिद्धांत की खोज किए बिना फैशन के चलते उसकी आलोचना कर देना बहुत सरल है, लेकिन सही रूप से हम विद्वान या ज्ञानी तब होंगे जब हर बात को पूर्वग्रहों से दूर कर समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मैं आपको ज्योतिष के बारे में बहुत डिटेल से बता रहा हूं और यकीन जानिए, अगर आपने इन सिद्धांतों को समझा, ये तो तय है कि आप ज्योतिषी तो नहीं बन सकते। ज्योतिषी कोई एक दिन में या 6 महीने में या 2 साल में 6 साल में बनने वाला व्यक्तित्व नहीं होता है, वो एक महान ज्ञानी व्यक्ति होता है। बरसों बरस लगातार शोधरत रहने के बाद कोई व्यक्ति ज्योतिष का प्रारंभ समझता है। लेकिन यह तय है कि आप उन सिद्धांतों को समझ लेंगे, आप अपने जीवन में 2 चीजें जरूर कर पाएंगे। पहली चीज तो आप अपने कष्टों का कारण समझ लेंगे और दूसरी चीज, सिद्धांतों को समझ लेंगे, आप अपने जीवन में 2 चीजें जरूर कर पाएंगे। पहली चीज तो आप अपने कष्टों का कारण समझ लेंगे और दूसरी चीज, भारत पर आपका विश्वास और जमेगा। इस संस्कृति, इस सभ्यता पर आपका विश्वास और जमेगा। चंद्रमा की मैं बात करता हूं। सामान्यतः जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम कहते हैं चंद्रमा मनुष्य जाता। मन, मस्तिष्क, विचार का स्वामी है हमारा चंद्रमा। और मैं आपको तय तरीके से बता रहा हूं, जब हमारा चंद्रमा कमजोर होगा, यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, याद है ना? तो जो कुछ ब्रह्मांड में हुआ था, उस विशिष्ट क्षण जब हमारा जन्म धरती पर हुआ था, अगर वहां उस वक्त चंद्रमा कमजोर था तो हमारा चंद्रमा कमजोर, वहां उस वक्त चंद्रमा मजबूत था तो हमारा चंद्रमा मजबूत। तो यदि हमारा चंद्रमा कमजोर है तो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारा सोना, खाना, उठना, बैठना सब प्रभावित होगा। हमारे सामाजिक संबंध प्रभावित होंगे, हमारी सोच प्रभावित होगी, हमारी माता के संबंध प्रभावित होंगे मतलब होंगे। 10-12 लक्षण हैं। यदि चंद्रमा कमजोर है तो उन 10 में से कम 6 चीजें आपके साथ हो रही होंगी, और अच्छा होगा तो भी वह 6 गुण आपको मिल रहे होंगे जिन्हें आप सौभाग्य कह देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरीके का ज्योतिष उत्पन्न किया, जिस तरीके के सिद्धांत को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो शोध करके दिया, उसके आधार पर किसी मन को समझना बहुत सरल होता है। उसके आधार पर किसी बुद्धि को समझना बहुत सरल होता है। और आप अपने घर के बच्चों के, आप अपने पतियों के, आप अपनी पत्नियों के, मित्रों के आचार विचार व्यवहार को समझ लेते हैं तो आपके लिए जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान होता है वह किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है तो बड़ा बनने की उसे कोशिश करनी चाहिए। वह स्वप्न देखे, उन स्वप्न को पूरा करने का प्रयत्न करे, और हमारे पास उसके उपचार हैं, हमारे पास उसका तरीका है कि उसके स्वप्न को पूरा कैसे कराया जा सकता है। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कही थी, उसको आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। भविष्य सिर्फ उन लोगों के लिए निश्चित होता है जो हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ते। यदि कोई व्यक्ति भ्रम में रहेगा तो वह कभी भी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा, द्वंद्व में, अवसाद में चला जाएगा। और जितना ब्रिलियंट व्यक्ति होता है, जितना तेज मस्तिष्क का व्यक्ति होता है, उसके मस्तिष्क में विचार के बीच में द्वंद्व उतना ही अधिक होता है। और यही यदि उसे कोई संभाल ले तो चीजें ठीक। जैसे बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, आप हाथ के हाथ देखिए, हाथ के हाथ, ये हथेली का बाहरी हिस्सा है, इसे हम ज्योतिष की भाषा में चंद्रमा का हिस्सा बोलते हैं। ये पूरा यहां से, इसे परकशन बोलते हैं। ये हिस्सा जितना बाहर की ओर निकला होता है, ऐसे व्यक्ति के पास विचार भी उतने अधिक होते हैं, और ये हिस्से की वजह से वह द्वंद्व में भी होता है।
विचार भी कैसे? उच्च श्रेणी के, कुछ कर जाने के, कुछ करके दिखाने के, उससे उसका भी भला हो और उससे समाज का भी भला हो। ये वाला पूरा हिस्सा ये चंद्रमा का हिस्सा है, ये मजबूत रहना चाहिए। ये हिस्सा जितना उठा हुआ होगा, स्पष्ट होगा, इस पर दाग धब्बे नहीं होंगे। दाग धब्बे कैसे होते हैं? इस तरीके से काला, जब आप गौर से देखेंगे तो काले काले निशान या तिल या बहुत सारी खड़ी हुई से पड़ी हुई रेखाएं, अगर यह कुछ भी होगा तो ये निश्चित जानिए उस व्यक्ति की किडनी में, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में और उस व्यक्ति की यात्राओं में हमेशा विधान होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा वैचारिक द्वंद्व में फंसा रहेगा, बहुत ज्यादा भावुक होगा, भावातिरेक में बोला करेगा, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो किसी से किया गया कोई वायदा, एकदम भावुक होकर कुछ भी बोल देगा और इसकी वजह से उसकी तरक्की बहुत हद तक बाधित होगी, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यदि यहां पर ये कोई दाग धब्बा नहीं है, इस तरीके से ये निकला हुआ है बाहर का हिस्सा और ये वाला हिस्सा उन्नत उठा हुआ है, तो ये तय मानिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में 24वें वर्ष में कोई उपलब्धि जरूर प्राप्त करेगा, छोटी हो या बड़ी। दूसरी उपलब्धि 28 में, तीसरी उपलब्धि 34 में, चौथी उपलब्धि 37वें वर्ष में, पांचवी उपलब्धि 42वें वर्ष में होगी, होगी और होगी। मैं इतने दावे से कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपने इस विज्ञान पर विश्वास है। हम किसी से भविष्य पूछने नहीं जाते हैं। ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति दिखाना। जब भगवान विष्णु ने ये शास्त्र भृगु ऋषि को सौंपा था तो उन्होंने ज्योतिर कहा था, ज्योति दिखानी है, ये ज्योतिर्विज्ञान है, दुनिया को ज्योति दिखाने का विज्ञान है। यदि किसी को काउंसलिंग करना, किसी को भविष्य की राह पकड़ाना अगर ये वैज्ञानिक नहीं है तो कौन सा विज्ञान है जिससे जीवन अच्छा हो सकता है? बताइए तो। लिहाजा हमने भविष्य जाना, हमने अपनी कमियों को जाना। वो व्यक्ति महान होता है जो अपनी कमियों को जानता है, वह व्यक्ति महान होता है जो अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सफलता उन्हें जरूर मिलती है और यही हठ योग है, यही तप है। अगर यह स्थिति ऐसी है, आपको करना क्या है? चांदी का प्रयोग करना है। इसका वैज्ञानिक कारण भी मैं आपको बताता हूं। चांदी क्यों? आप जानते हैं, सबसे पहला वाटर प्यूरिफायर चांदी है, सबसे ज्यादा ब्लड प्यूरिफायर चांदी है। दुनिया की सबसे पहली प्यूरिफिकेशन की जो तकनीक थी वह चांदी से ही प्रारंभ हुई थी। इसलिए चांदी, आप सब जानते हैं कि चांदी खाने से हाइपोथैलेमस पर सकारात्मक असर पड़ता है और चंद्रमा का सीधा संबंध चांदी से है धातु के रूप में। यदि चांदी आप खाते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है, विचार मजबूत होता है। चांदी यदि आप पहनते हैं तो आपके शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं उनसे वह चांदी शरीर के ब्लड में, शरीर के जो रक्त का प्रवाह होता है उसे प्रभावित करती है। तो लिहाजा मन में शांति आती है, मन में ओज उत्पन्न होता है, स्वप्न देखते हैं, मन में गर्वानुभूति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है। अब जिसके अंदर गुण हो और साथ ही साथ अपने गुणों को उभारने के लिए वह क्रोध करना छोड़ दे, उसमें धैर्य आ जाए, उसमें शांति आ जाए, उसमें भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए, उसके अंदर व्याकुलता समाप्त होकर धैर्य आ जाए, वो दूसरों की इज्जत करना सीख जाए, तो क्यों नहीं तरक्की करेगा? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष का यह सकारात्मक प्रयोग करे तो आपको नहीं लगता कि वह पीढ़ियां सुधार सकता है, एक राष्ट्र की पीढ़ियां सुधार सकता है, राष्ट्र के लोगों को बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? यह उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाएगा और समय से चंद्र दर्शन करके सोएगा, निश्चित रूप से चंद्रमा के विकिरण उसके शरीर में ज्यादा प्रभावी होंगे और वह शांत होता चला जाएगा, उसमें धैर्य आएगा। और जो सबसे बड़ा गुण है विद्वान होने के लिए, एकाग्रता। यदि किसी व्यक्ति में व्याकुलता है और एकाग्रता नहीं है तो वह बहुत सारी चीजों में एक साथ काम कर नहीं सकता, बिखर जाएगा उसका व्यक्तित्व। चंद्रमा देता है वो एकाग्रता। बस आपको ये दो चीजें करनी है। ज्योतिष और क्या कहता है? आपसे प्रपंच करने को ज्योतिष नहीं कहता। अच्छे और बुरे लोग हर विज्ञान में हैं। क्या मेडिकल साइंस में बुरे लोग नहीं हैं? क्या लॉ के क्षेत्र में बुरे लोग नहीं है? क्या लॉ के क्षेत्र में अच्छे लोग नहीं है? क्या मेडिकल साइंस में अच्छे लोग नहीं है? बुरे लोगों से विज्ञान बुरा नहीं होता जनाब। विज्ञान विज्ञान ही रहता है। लोग बुरे और अच्छे होते हैं। खिरनी एक पेड़ होता है, खिरनी का फल खाइए, मानसिक शांति आनी शुरू होगी, चंद्रमा मजबूत होना शुरू होगा। और ज्यों ज्यों अमावस्या की तरफ आपके जाने से आपके मस्तिष्क में व्याकुलता बढ़ती है, ऐसे लोगों को खिरनी की जड़ चूस लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को खिरनी का जो फल होता है वह खा लेना चाहिए।
आप देखिए, आपके अंदर की व्याकुलता अवसाद समाप्त होने लगेगा, आपके अंदर जोश आने लग जाएगा। यह है वो विज्ञान है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि भारतीय संस्कृति के किसी भी ज्ञान को आप धता नहीं बता सकते। जो मैंने आपको बताया है, आप इसे करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे उन लोगों को और भी गहराई से बताने की आवश्यकता है जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। जो ज्योतिष पर विश्वास करते उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नहीं करते, मैं उन्हें कुछ लक्षण बताता हूं, आप उन्हें समझिए। और बात वही है कि आपको यदि अपने घड़े में ताजा जल भरना है तो पुराना जल फेंकना पड़ेगा। तो यानी आप अनलर्न कीजिए, पूर्वाग्रहों से अपने आप को रहित कीजिए, मस्तिष्क को खाली कीजिए, तब मेरी बातें आपकी समझ में आएंगी। आपके बोलने से, आपके चलने से आप चंद्रमा को समझ सकते हैं। आप खाने में क्या खाना पसंद करते हैं, इससे आप चंद्रमा को समझ सकते हैं। ज्योतिष में सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे अहम ग्रह है। पौराणिक कथाओं में भी चंद्रमा है। यही वही चंद्रमा है जिससे बुध उत्पन्न हुआ, जो तारा नाम की एक स्त्री को लेकर भाग गया था। यह वही चंद्रमा है जिस पर अपने गुरु की पत्नी के हरण का दोष है। ये क्या घालमेल है? हम किस चंद्रमा को देख रहे हैं? जो शाम को हमें रात में आकाश में दिखता है वह, या हम उस चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो बृहस्पति की पत्नी को ले भागा था और उसने देवासुर संक्रांत किया था। चंद्रमा के नाम से एक वंश भी है, चंद्रवंश उसे कहते हैं। ये कंफ्यूजन पैदा होता है हमारे बच्चों को, और जब तक हम ये कंफ्यूजन नहीं सही करेंगे, तब तक हमारे बच्चे इसे क्यों समझें? जिस चीज का उन्हें अर्थ नहीं बता, वो इसे मानेंगे कैसे? हिंदू धर्म में पंचांग का आधार ही चंद्रमा है, जिसे निरयण पद्धति कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। 12 महीनों का नाम भी चंद्र पर आधारित है। इतिहास के जानकारों का कहना है कि चंद्रमा का उस समय ज्यादा महत्व प्राप्त था जब मनुष्य शिकार से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन कृषि के विकास के साथ सूर्य ने ज्यादा महत्व हासिल कर लिया। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा है। हिंदू सहित कुछ समाजों में भोजन को कुछ खास दिनों में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है ताकि वो उसकी किरणों को सोख सके। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। उस दिन दूध की बनी चीजों और कुछ औषधि को आवेशित करने का दिन होता है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की किरणों से आवेशित ये भोजन और औषधियां मनुष्य के मनोभावों में विशिष्ट परिवर्तन लाती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि चंद्रमा सिर्फ हमारी ही संस्कृति का अहम हिस्सा है, ऐसा नहीं। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, कहीं ना कहीं सभी विज्ञान से जुड़ी रही हैं, और उसके अधिकतर अंश हमारी सभ्यता से लिए गए हैं। अरे ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप इस्लाम को देखिए। चांद रात का कितना महत्व है, वो चांद रात है। ईसाई धर्म में भी चंद्रमा का बड़ा महत्व है। दुनिया के हर धर्म के तार कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, और पूरी वैज्ञानिकता के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी धर्म, ये मानता हूं, सभी धर्म विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके। खास तौर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में जो विज्ञान लिखने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, मैं भी उसका प्रशंसक हूं। तो जो तरीके, जो बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से विज्ञान, इतिहास आदि को लिखना प्रारंभ हुआ, उसमें एक कमी छूट गई। कमी यह छूट गई कि हमने संवेदना को उसमें कहीं स्थान नहीं दिया, अनुभव को उसमें कहीं स्थान नहीं दिया। नैतिकता को हमने विज्ञान से जुदा करके देखा। नैतिकता को मन की स्थिति मानने की हमने कोशिश नहीं करी। इसलिए जो फिजिकल साइंसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायोलॉजी, बस इन्हीं को हम विज्ञान समझते हैं। इसके इतर जो भी कुछ चीजें हैं, या हम सूडो साइंसेस कह देते हैं,
और या फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि ये अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं, मेरा दावा है कि यदि हमसे ज्योतिष आती है, मेरा दावा है यदि मां से ज्योतिष आती है, मेरा दावा है कि यदि शिक्षक से ज्योतिष आता है, तो वह बच्चे के जीवन को ढाल सकता है सरलता के साथ, बेहतरी के साथ। वो बच्चे रूपी मिट्टी को गूंद कर एक बहुत सुंदर आकृति दे सकता है, और वह आकृति होगी जिसमें बच्चा विरोध भी नहीं कर रहा होगा, वह चुपचाप ढलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके मन को समझ रहे हैं। मध्य अफ्रीका में परंपरा है कि मां अपने नवजात बच्चे को पहली पूर्णमासी की रात चंद्रमा की रोशनी से नहलाती है। भारतीय परंपरा में चंद्रमा वाहन, मन, कला, संन्यास और विज्ञान का स्वामी है। भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और यह भी चंद्रमा से जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं, जिनमें रोहिणी उनकी सबसे पसंदीदा है। इस्लाम भी चंद्रमा कैलेंडर पर आधारित है और सभी त्योहार, चाहे वो रोजा हो या फिर शब बारात, चांद दिखने के बाद से ही जुड़े हैं। कुरान में चांद दिखने और दुआ करने का उल्लेख है। ईसाई धर्म हालांकि चंद्रमा को महत्व नहीं देता, लेकिन इसका ईस्टर संडे पहली पूर्णमासी के बाद पहले रविवार को मनाया जाता है। चीन में नव वर्ष चंद्रमा पर आधारित है, जबकि यहूदी पसोवर हमेशा पूर्णमासी को मनाया जाता है। फेंगशुई में भी चंद्रमा का महत्व है, जिसमें अमावस्या के चंद्रमा को कुन और पूर्णमासी के चंद्रमा को कियान कहा जाता है। से शेयर करना चाहता हूं, यद्यपि इसके बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं, इसके विरुद्ध बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं, लेकिन दुनिया की 2 पुलिस ने ये खोज करी थी और उस खोज के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि जब जब आकाशीय चंद्रमा कमजोर पड़ता है, या जब जब अमावस्या पास आती है, या जब जब पूर्णमासी तिथि पर चंद्रमा धरती के थोड़ा सा करीब होता है, तो उस वक्त में या तो सुसाइड रेट बढ़ जाता है, या जो क्राइम रेट है वह बढ़ जाता है। गुस्सा, मारपीट आदि क्राइम्स उस वक्त बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, चंद्रमा की वजह से हमारे शरीर के जल का स्तर ऊपर नीचे होता है। चंद्रमा की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन का स्तर ऊपर नीचे होता है। आपको यदि ध्यान हो तो मैं आपसे कह रहा था, जब मैंने ध्यान वाली बात आपसे की थी, कि यदि आप ध्यान करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और यह तयशुदा बात है, कोई इफ्स एंड बट्स इसमें है ही नहीं। आप अगर करते हैं तो, जब मैंने ध्यान की बात की थी तो आपसे अनुलोम विलोम के बारे में भी बात की थी। अनुलोम विलोम भी और कुछ नहीं, मूलतः सूर्य और चंद्र नाड़ियों का संतुलन करना ही है। तो जब सूर्य और चंद्र नाड़ियों का संतुलन होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त हमारे ब्लड प्रेशर ठीक होने लगते हैं, हमारे अन्य विकार जो रक्त से संबंधित है या हमारे हृदय से संबंधित है वह ठीक होने लगते हैं, जैसे पेल्पिटेशंस यानी धड़कनों का बढ़ना, या सांस का भारीपन होना हमारे तनाव के चलते, या हमारे सर में दर्द होना हमारे तनाव के चलते। ये मैं वह चीजें आपको समझा रहा हूं जो आप रोज महसूस करते हैं। यदि हम इसको ये कहें कि ये फला फला विदेशी डॉक्टर ने हमको बताया है, तो हमको सुनकर लगता है कि हां ये सही होगा, प्रॉपर रिसर्च्ड होगा। लेकिन यही चीज जब हम कहते हैं ये ज्योतिष के मार्फत समझा जा सकता है, नाड़ियों के मार्फत समझा जा सकता है, इसको हम योग के मार्फत समझ सकते हैं, तो हमको लगता है कि पता नहीं ये सच होती भी है बातें कि नहीं होती। ये सच होती है, निश्चित रूप से सच होती है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि चंद्रमा पूर्ण होने पर सिर्फ जल को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वो मनुष्य के मस्तिष्क पर भी गहरा असर डालता है। ये भी अकाट्य सत्य है कि पूर्णिमा के दिन दुनिया भर के पागल खानों में सबसे ज्यादा पागल भर्ती होते हैं, और अमावस्या को सबसे ज्यादा लोग पागल खाने से ठीक होकर निकलते हैं। चंद्रमा का सीधा असर जल पर होता है। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु और रोम के इतिहासकार प्लिनी द एल्डर के अलावा अमेरिका के मनोचिकित्सक अर्नाल्ड लीबर भी मानते हैं कि पूर्ण चंद्र का मानव शरीर पर इसीलिए असर होता है क्योंकि मानव शरीर में लगभग 80% जल है। मेडिकल साइंस में कई लोग ये मानते हैं कि पूर्ण चांद की अवस्था में चोट आदि लगने में शरीर से ज्यादा खून बहता है। इंग्लैंड में अक्टूबर 2009 में राजनीतिज्ञ डेविड ट्रेडेनिक ने भी माना था कि पूर्ण चांद की अवस्था में चोट आदि लगने पर शरीर से ज्यादा रक्त निकलता है।
इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन करने से बचते हैं। इसी तरह पूर्ण चांद में मनुष्य का व्यवहार ज्यादा आक्रामक और क्रूर हो जाता है। 2007 में इंग्लैंड में ब्रिटेन पुलिस ने घोषणा की कि पूर्ण चांद में अपराध बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो इन दिनों पर ज्यादा पुलिस की तैनाती करेंगे। जुलाई 2013 में स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल में अध्ययन के दौरान ये बात सामने आई कि पूर्ण चांद की अवस्था में लोगों को नींद कम आती है, बेचैनी ज्यादा रहती है। निवेदन कर रहा हूं कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप चेक कीजिए, अभी का अभी चेक कीजिए। और यदि आपके अंदर कोई कमजोरी या विकार आप महसूस कर रहे हैं, जो बातें मैंने अभी बताई हैं, जो लक्षण मैंने अभी आपको दिखाए हाथ पर, उसके आधार पर यदि कहीं कोई कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं, तो जो मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको, वह कीजिए। अगर परिणाम ना मिले तो बात है, और मिलेंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का अद्भुत ज्ञान है। भारत माता की जय।